नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द हिमांशु ट्यूटोरियल के इस नए एपिसोड में। जैसा कि पूर्व में भी मैंने आपसे चर्चा बहुत सारे ऐसे विषय बिंदु हुए जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा की बात कर लें या फिर कुठारे आयोग की बात कर लें और शिक्षा व्यवस्था में कौन-कौन से बदलाव आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से साझा ज़रूर किया है। तो आज के इस नए एपिसोड में जो हम लोग बात करने वाले हैं, मैं बता दूं आपको कि जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है, चाहे ये बीएड में भी पढ़ने को मिलता है और बीएड के पाठ्यक्रम में भी ये कहीं ना कहीं शामिल है। वो प्रशिक्षु जो कि अभी बीएड के प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो कि अमेरिका के निवासी थे, जिनका नाम था कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं उनमें नैतिकता का विकास कैसे किया जाता है, किन किन आधारों पे हम नैतिकता के स्तरों को विभक्त करते हैं, कैसे उसको बांट रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि नैतिकता क्या है। तो नैतिकता वो है जिसके आधार पर हम सही और गलत चीज़ों की पहचान करते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है वो हमारे समाज से ही नैतिक और अनैतिक गुणों का अनुसरण करके वो उस चीज़ों को सीखते जाता है। तो जो हमें सही और गलत के फैसले को लेने या सही और गलत के बारे में समझना और जानना बता दे, तो वो है आपका नैतिकता। और जो ये नैतिक गुण है वो बच्चों में समाहित कैसे होता है, हमारे समाज से, हमारे आस पड़ोस से जो बच्चे होते हैं वो नैतिक गुणों को समझते हैं। तो नैतिकता के बाद हम लोग एक चर्चा करेंगे जिसमें जिसको हम लोग नैतिक दुविधा बोलते हैं, मोरल डायलेमा। तो नैतिक दुविधा वो है जो कि सही और गलत के बीच फैसले न लेने की स्थिति में जब हम लोग पड़ जाते हैं, तब वो नैतिक दुविधा की संज्ञा कहलाती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग समझने का प्रयास करें, तो कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, स्थितियाँ कि कभी लगता है कि नहीं, ये काम हमें कर लेना चाहिए, और फिर एक दूसरे क्षण हमें प्रतीत होता है कि नहीं नहीं, ये सही करना सही नहीं होगा। तो जब हम किसी भी फैसले को लेने में असक्षम होते हैं, जब हम किसी भी स्थिति में जब फैसला नहीं कर पाते हैं सही और गलत का, क्या सही है क्या गलत है, तब उसे हम लोग मोरल डायलेमा, जिसमें हम लोग नैतिक दुविधा की संज्ञा प्राप्त है। अब हम बात करते हैं कि जब ये तो बात हुई कि जब हम फैसला नहीं कर पाते, और जब हम सही और गलत का फैसला कर लेते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं मोरल रीजनिंग, और हिंदी उसका रूपांतरण है नैतिक तर्कना। तो अभी हम लोग समझ रहे थे कि नैतिकता क्या है, मोरल डायलेमा क्या है, मोरल रीजनिंग क्या है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो ये नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग साहब ने दिया था, तो वो किस तरीके से उन्होंने कितने स्टेज बांटे, कितने लेवल में विभक्त किया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसमें 3 स्तरों पे इनको विभक्त किया गया था। सबसे पहला था प्री कन्वेंशनल स्टेज। जो प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसमें बच्चे को सही और गलत के बारे में पता नहीं चलता था। सही और गलत के बारे में बच्चे फैसला नहीं ले पाते थे। वो जो दूसरे लोग किसी भी बात को कहते थे, उसी बात को वो बच्चा स्वीकार करता था और सही समझता था। इस प्री कन्वेंशनल स्टेज को 2 भागों में जब प्री कन्वेंशनल स्टेज को 2 भागों में बांटा गया, तो इसमें पहला है दंड और आज्ञा उन्मुक्ता। इसमें क्या होता है कि बच्चा दंड के वजह से, दंड और आज्ञा पालन के डर से वो नैतिक गुणों को समाहित करता है और नैतिक गुणों को सीखता है। क्यों, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास करें, तो आप और हम देखते होंगे कि सभी घरों में जब छोटा बच्चा होता है और जब घर में हमारे मेहमान आते हैं और वो बच्चा उनका स्वागत नहीं करता है, पैर नहीं छूता, या जो हमारे संस्कृति में बच्चों को बताया जाता है वो चीज़ें यदि वो बच्चा नहीं करता है, तो पूर्व में या फिर बाद में जब वो मेहमान चले जाते हैं, तो हम घर के बड़ों के द्वारा उस बच्चे को या तो डराया धमकाया जाता है, या फिर उस बच्चे को समझाया भी जाता है कि बड़े थे
पैर छूना चाहिए, आदर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो बच्चा क्या करता है, आगे चल के बच्चा फिर यदि दोबारा उसके घर मेहमान आते हैं तो वो बच्चा उस चीज़ को आदमी के साथ ही या तो उनका पैर छुएगा या उनका जो भी चीज़ें बनाई गई, जो भी व्यवहारिक ज्ञान उसको दिया गया था, वो बच्चा उसको करना प्रारंभ करता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डर होता है कि यदि नहीं किया तो फिर अगले टाइम मम्मी या पापा या बड़े भाई बहन के द्वारा हमें पिटाई पड़ेगी। तो क्या होता है उस टाइम कि वो बच्चा डर और भय से, जिसे हम लोग पनिशमेंट एंड ओबीडियंस बताते हैं, उसके डर से बच्चा नैतिक गुणों का विकास कर लेता है। अब दूसरा इसका क्या है, साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा टिट फॉर टैट का जो फॉर्मूला है उसको लागू करता है, जैसे को तैसा भी इस को कहा जाता है, क्योंकि यदि सामने वाले के द्वारा जैसा व्यवहार किया गया, बच्चा भी उसका रिप्लाई भी उसी सेंस में और उसी धारा में रिप्लाई करता है। इसलिए इस को हम टिट फॉर टैट भी कहते हैं, जैसे को तैसा के बारे में भी इसको समझा जाता है। अब हम दूसरे स्तर की बात करेंगे जिससे हम लोग कन्वेंशनल स्टेज करते हैं, जो कि जो कन्वेंशनल स्टेज है वो आपका 10 से 13 वर्ष, कहीं कहीं इसको आगे पीछे भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के आधार पर इस जो स्तर है उसको विभक्त किया गया है। इसमें क्या होता है कि बच्चा दूसरे के मानकों को अपने अंदर समाहित करता है। उसके बाद फिर वो बच्चा उसके आधार पर सही और गलत के फैसले को लेता है। इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। जब बच्चा होता है वो किसी भी नैतिक गुण को या नैतिकता को या फिर अपने आचरण को इसलिए सही रखता है क्योंकि उसमें लगता है कि यदि इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यदि हम कुछ एक छोटा बच्चा है हमारे घर में और वो छोटा बच्चा क्या करता है कि कोई आया तो उसका आदर किया, या फिर पढ़ाई करता है, या फिर घर पे बताया जाता है बच्चों को कि ये सही बात है, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा ये सोचता है कि ऐसा चल भैया या बड़े लोग ये बोले हैं कि ये सही काम है, ये गलत काम है, यदि मैं सही करूँगा तो वो हमें अच्छा बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चे में ये अच्छा लड़का और अच्छा लड़की का जो होड़ लगा रहता है, उसके आधार पे बच्चे नैतिक गुणों का विकास करते हैं। अब इसी का जो दूसरा पक्ष है वो है दंड और माफ़ कीजिएगा, इसमें क्या है कि कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा क्या करता है कि जो वो बच्चा होता है इसमें कानून व्यवस्था को किस तरीके से हम बनाए रखते हैं, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे लागू किया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर कहने का मतलब है कि उस बच्चे के स्तर का जो कानून होता है, जो कानून व्यवस्था है, उसको कैसे विकसित किया जा सकता है, उस चीज़ को बच्चा इस भाग में, इस जो इसको विभक्त किया गया है इसमें वो बच्चा सीखने का प्रयास करता है और सीखता भी है। अब हम तीसरे स्टेज की बात करेंगे जिसे हम लोग पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। ये जो अवस्था है ये 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए है, क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं वो स्वयं से निर्णय लेने लगते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सही और गलत के बीच के फैसले को लेने के लिए ये बच्चे तैयार हो जाते हैं और वो सही और गलत का फैसला भी लेने लगते हैं। इसको भी हम लोग दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला है सामाजिक अनुबंधन। सामाजिक अनुबंधन में क्या होता है कि बच्चा ये समझने लगता है कि जो समाज में नियम और कानून बनाए गए हैं वो हमारे भलाई के लिए बनाए गए। यदि उस नियम और कानून के वजह से किसी का नुकसान होता है तो उस नियम और कानून को तोड़ देना चाहिए। यदि हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो ट्रैफिक लाइट्स होता है और उस ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट रुकने का सूचक है और हम रेड लाइट के जला है और बगल में जो एक एम्बुलेंस है उसमें किसी की जो हालत है वो गंभीर है, उसे अस्पताल जाना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को यदि इस स्तर का बच्चा होगा तो वो कहीं ना कहीं इस नियम को तोड़ देगा, क्योंकि उसका यही कहना है कि जो समाज के नियम और कानून और दायरा बनाया गया है वो हमारे भलाई के लिए बनाया गया है। यदि उससे हमारा नुकसान होता है तो उस नियम को हमें तोड़ देना ही चाहिए। अब इसमें जो दूसरा था इसमें है सार्वभौमिक, जिसे हम सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो किशोर होते हैं वो किसी दूसरे के मानक को नहीं समझते, किसी दूसरे की बातों को स्वीकार नहीं करते, वो स्वयं का एक अलग नियम बनाते हैं और उनका जो बनाया गया पथ है उस पर वो अग्रसरित होते हैं और वो यहाँ तक हो जाता है कि वो जो
किशोर होते हैं इस अवस्था में, वो क्या करते हैं, वो किसी के लिए जान पर खेल जाने तक की बात और विचार रखते हैं। क्योंकि जो ये अवस्था है, ये कहीं ना कहीं इस अवस्था को आंधी और तूफान की भी अवस्था कही गई है। एक मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने कहा था कि ये जो अवस्था है, ये आंधी और तूफान, काफ़ी उलझनों, तरह तरह की संज्ञाएं प्राप्त है इस किशोरावस्था को। तो अभी हम लोग समझ रहे थे कोलबर्ग साहब ने किस तरीके से नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और अपने समाज में बच्चे किस तरीके से नैतिक गुणों को सीखते हैं, इस बारे में हमने आज की इस वीडियो में समझने का प्रयास किया था। मैंने पहले भी बताया कि जो आज का ये वीडियो है, ये उन बच्चों के लिए, उन प्रशिक्षुओं के लिए काफ़ी लाभप्रद है जो कि अभी बीएड के पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रथम वर्ष हो, द्वितीय वर्ष हो, या फिर हम लोग सेमेस्टर में बात करें तो फर्स्ट सेम या सेकंड सेम या थर्ड सेम या फोर्थ सेम, जिसमें भी हो, तो उनको कहीं ना कहीं ये वीडियो, आज का जो हमारा प्रकरण था नैतिक विकास का सिद्धांत, ये काफ़ी लाभप्रद होगा। आई होप सो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ और एक नए प्रकरण के साथ, जिसमें हम लोग शिक्षा के अन्य बातें भी करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।